हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। अपनी पॉलिटी की जो बैच स्टार्ट हुई है क्रैश कोर्स, वो आज पहली क्लास है अपनी, और कैसे क्लास का पूरा प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में चर्चा करनी थी। और पूरे प्रोसीजर को आज समझा देते हैं एक बार, और उसके बाद अपनी क्लास प्रॉपर स्टार्ट रहेगी। और जो ये पॉलिटी की क्लास है, लगभग इसका शेड्यूल रहेगा 15 से 20 दिन का। 15 से 20 दिन में हम लोग पूरी तरीके से क्लास कंप्लीट करेंगे जो भी था। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्लास का, कैसे क्या चलने वाली है। और पूरा 60 दिन का जो हमारा शेड्यूल है कि 60 दिन क्लास चलेगी, 120 क्लासेज होने वाली हैं, पर डे 2 क्लासेज आपकी आएंगी। और ये अभी के लिए क्लास रिकॉर्ड मिल रही है, और हो सकता है 1-2 दिन में आपको लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जितने भी फैकल्टी हमारी हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और उसके बाद में फिर पॉलिटी की क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री का रहेगा, जो माइक सर कवर कराएंगे। और दूसरा एनवायरनमेंट का रहेगा, जो IQ सर आपको कवर कराएंगे। तीसरा है पॉलिटी का, जो मैं आज से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। उसके अलावा आपका साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट रहेगा, जो अभिषेक मिश्रा सर कवर कराएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का, वो आस्तिक सर कराएंगे आपको। बाद में इसके बाद करंट अफेयर मैपिंग का सेक्शन आपके लिए आकाश कुशवाहा सर लेकर आएंगे। इकोनॉमी सुदर्शन सर आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद सीसैट का जो पूरा पोर्शन है वो आपका हर्ष सर लेकर आएंगे, और प्रांजल गुप्ता सर। सीसैट क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 1-2 लोगों की इसमें फ़ोटो नहीं आ पाई है क्योंकि स्पेस कम था, तो अलग से उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। जैसे शिवांशु बंसल सर हैं, वो आपके लिए इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस का टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। और ये क्योंकि प्रॉपर दिखने में लगता है इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस का टॉपिक मेंस का है, पर क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए आपको ये प्रॉपर लगभग यहाँ 5 से 6 क्लासेज लग जाती हैं इसमें। क्योंकि पूरा इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस की क्लास होने में, मेंस की क्लास है तो इसमें ही लगभग 20 क्लास में पूरी क्लासेस ही कंप्लीट हो जाती हैं। और अगर हम इसके प्रीलिम्स के बेसिस पे देखेंगे, जो स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आई, उनको कवर यहाँ पे करेंगे, तो लगभग यहाँ पे 5 से 6 दिन का काम होता है। तो शिवांशु बंसल सर इसको आपको कराएंगे, और ये क्लास भी लाइव ही रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे कोर्स के बारे में जो बतानी थी। इसके साथ साथ आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का ऑप्शन रहेगा, और क्लासेस प्रॉपर बाइलिंगुअल चलेंगी। इसमें आपको जो PDF मिलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। साथ ही साथ संस्थान की तरफ से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा रही है, जो 499 में रहेगी। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि आपकी जो लर्निंग होती है उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद और अच्छे से कवर करने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टेस्ट लगाना। जब तक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, टेस्ट लगाने के बाद ही आपको कन्फर्मेशन होती है कि आप कितने अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर पाते हैं। साथ ही ऑफलाइन भी बैच है, जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन या टेस्ट सीरीज कुछ भी लेना चाहते हैं उनके लिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मैनेजमेंट कांटेक्ट कर लेगा जिसको भी बैच चाहिए। ठीक है, तो अब पॉलिटी की आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ रिचुअल्स हैं जो स्टार्ट में हमेशा आपको हर एक क्लास के स्टार्टिंग में मिलते रहेंगे, क्योंकि क्लास का एक अलग थोड़ा सा करना ज़रूरी है, बैच के बारे में बताना, जो नए लोग जुड़ेंगे उनको जानकारी मिलती रहे। तो क्वेश्चंस की कैसे पॉलिटी आगे चलेगी उसके बारे में आपको बता देते हैं। पॉलिटी का पूरा शेड्यूल कैसा रहेगा हमारा, जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी में सबसे पहला कोई भी टॉपिक हम उठाएंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे, और टॉपिक कवर करने के बाद हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक को प्रीलिम्स के बेसिस पे समझाया जाए, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि आप 20 दिन में आपको पूरी तरीके से पॉलिटी कवर करा दी जाए। जो आपको प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक होता है, अप्रॉक्स लगभग 40 से 45 लेक्चर का काम होता है, जो प्रॉपर क्लास में लिखाया जाता है। उसके बाद इतना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ लिखाने का काम है नहीं, आपको PDF मिलती रहेंगी, और उसके साथ साथ मैं क्लास में आपको प्रीलिम्स के बेसिस पे समझाता जाऊँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ क्या प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या आपको प्रायोरिटी में किन टॉपिक्स को रखना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। कुछ ये एक ट्रेंड एनालिसिस है, और ट्रेंड एनालिसिस में क्वेश्चन किस पार्ट से रहे, ये 7 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे किया गया है, 7 साल का है।
इसके अलावा मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कि कम से कम 15 से 20 साल के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करिए। आपको लोग बताएंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ है यूपीएससी का, पर आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं उतना ज़्यादा खुद को रिफाइंड महसूस करते हैं, और रिफाइंड जितना ज़्यादा होंगे दूसरों से बेहतर होंगे। ये हमेशा एक अलग आपको क्वालिटी लेकर आएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए कम से कम 15 से 20 साल का। जो PDF वगैरह की बात है, अगर चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मीमांसा यस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। उसके साथ ही अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो प्रॉपर आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। आप एक बार उनको इन्फॉर्म करिए, मैनेजमेंट को हो जाएगा काम। तो क्वेश्चंस का डिटेल्स कुछ देनी थी कि किस टॉपिक से क्या डिटेल्स आई हैं, क्या क्वेश्चंस आए हैं इन 7 सालों में। तो जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और हिस्टोरिकल पार्ट है हमारे संविधान का, उससे लगभग 2 क्वेश्चंस आए हैं प्रॉपर 7 साल में, क्योंकि ये पोर्शन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में शेयर होता है, तो दोनों को मिलाकर हम लोग देखते हैं कि कब पॉलिटी और हिस्ट्री में हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाता है पॉलिटी से, क्योंकि हम यहाँ संविधान की चर्चा करते हैं, उनके प्रावधानों की चर्चा, और बहुत ज़्यादा ध्यान होता नहीं है कि हम हिस्टोरिकल पार्ट बैकग्राउंड को यहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि हिस्ट्री का फिर पोर्शन हो जाता है, वहाँ क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आते हैं। एक टॉपिक सिटीजनशिप का है, और इस साल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CAA का मुद्दा बढ़ा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सिटीजनशिप का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें। और इससे अभी तक तो एक ही क्वेश्चन आया है इन 7 सालों में, पर आगे आ सकता है, संभावना इस बार रहेगी काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा है, उनसे 2 क्वेश्चंस रहे हैं, पर इन संवैधानिक संस्थाओं से भी इस साल इन 1-2 साल में क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। इस साल ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि सरकार के द्वारा कई सारे चेंजेस किए गए हैं इन संस्थाओं में, तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इन पर अच्छे से ध्यान दें। उसके अलावा इलेक्शन काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और इलेक्शन में भी 1 नेशन और 1 इलेक्शन का मुद्दा, जो एक साथ चुनाव की बात चल रही है, एक साथ चुनाव कराने की, तो उसके लिए भी ज़रूरत है आपको ये पढ़ लेना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए क्या प्रावधान है, किन प्रावधानों को बदलना जरूरी रहेगा, इन पे भी आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। मैं तो यहाँ पढ़ाऊँगा ही, फिलहाल आपको जो बताने वाली चीज़ें बता रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव यहीं कवर हो जाएंगे आप किसी क्लास में। इससे लगभग 11 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं, और यूपीएससी करंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। करंट पे फोकस ऐसे नहीं रहता कि करंट से उठा के कुछ भी डायरेक्ट लाइन पूछ ली अदर एग्जाम की तरह। यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, और इसका क्या होता है कि जो करंट अफेयर में आपके टॉपिक आए हैं उनको कवरअप किया जाता है बेसिक के साथ मैच किया जाएगा, फिर करंट के साथ मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिक के साथ आपका करंट अफेयर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रपति से कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आया है तो उसको आपको राष्ट्रपति को बेसिक नोट्स में बहुत डीप पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो राष्ट्रपति का जो करंट का इशू है उसको आपके बेसिक नोट्स के साथ में वो मैच करके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ट्रेंड रहा है हमेशा। उसके अलावा पार्लियामेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 15 क्वेश्चन रहे। गवर्नेंस लगभग 22 क्वेश्चन, क्योंकि अप्लाइड वर्जन है पूरा, तो क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना यहीं से होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है वो है आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से भी 23 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहे। प्रीएम्बल हमारी उद्देशिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से बड़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर जिसको उद्देशिका याद है, अच्छे से कवर कर रहा है, तो वो यहाँ से आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके अलावा इंडियन जुडिशरी हमारी न्यायपालिका से 7 क्वेश्चन हैं, और इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार और ज़्यादा है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 ये इस बार न्यूज़ में रहा है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आगे बढ़ा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इतना बड़ा डिसीजन आया तो जुडिशरी को आपको ढंग से तैयार कर लेना चाहिए, न्यायपालिका को। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम से राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, राजनीति में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या फिर संसदीय शासन हो, इन सब की चर्चा। कुछ संविधान के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उनकी चर्चा, उससे 7 क्वेश्चन आए हैं। राज्यों के बारे में आपके 2 क्वेश्चन रहे हैं। कार्यपालिका से 8 क्वेश्चन रहे, और लोकल गवर्नमेंट से 2 क्वेश्चन रहे। इस बार लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट पे ढंग से आपको तैयार कर लेना चाहिए। और इमरजेंसी प्रोविजंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 2 क्वेश्चन आए 7 सालों में, पर देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी छोड़ कर जाने से अच्छा कुछ तो देख कर जाइए। सेंटर स्टेट रिलेशन से 1 क्वेश्चन रहा है, और इस बार क्वेश्चन और भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा थी जो ट्रेंड एनालिसिस है। डिफिकल्टी का लेवल यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ता रहा है हमेशा। और 17 में जो पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 हुआ करते थे, अब बढ़ के हो गए 9, तो ये लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए ज़रूरत है हमें थोड़ा सा डीप पढ़ने की। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको प्रायोरिटी में रखने चाहिए पढ़ने से पहले।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि मैंने इनको अलग से निकाला है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे, साथ ही साथ जो एनालिसिस है, लगभग इसमें 20 साल का एनालिसिस है, 20 साल के बेसिस पे ये क्वेश्चन निकाले हैं, ये टॉपिक निकाले हैं। बेसिकली इन टॉपिक्स को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही मेंशन कर रखा है। जो चीज़ सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हमेशा आते रहें, इसलिए उन चीज़ों को बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए। जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है उसको, डीपीएसपी का पार्ट है उसको कवर करना चाहिए आपको, फंडामेंटल ड्यूटी है और प्रेम्बल, ये चीज़ आपके क्योंकि सिलेबस में मेंशन है इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए। उसके साथ ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और पेशा एक्ट है, इनको कवर करना है अच्छे से, इस बार तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पार्लियामेंट का सिस्टम है वो करना है, लोकसभा और राज्यसभा इनको कवर करना है। शेड्यूल है, जितनी 12 अनुसूचियाँ हैं, अभी इसी क्लास में आज 12 अनुसूचियाँ बता ही देंगे, तो इनके बारे में डिटेल एनालिसिस हो जाएगा, तो ये टॉपिक आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए शेड्यूल के बारे में ये आपको पढ़ना चाहिए और इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। यूपीएससी में तो थोड़े से कम रहे पर यूपी पीसीएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पीसीएस में तो भर भर के क्वेश्चन आए। न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में, इनसे क्वेश्चन आते रहे जो अधिकारियों के बाद कहे गए। इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल है और फाइनेंस कमीशन वगैरह, इनसे क्वेश्चन आए हैं। इस बार तैयार कर लेना चाहिए आपको फाइनेंस कमीशन के क्या क्या प्रावधान है, आर्टिकल 280 इसका मतलब क्या होता है, सब हर चीज़ आपको देख लेनी चाहिए, कैसे इनका गठन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन अनाउंस हो चुका है और इन पे आगे इस बार चर्चा हो सकती है एग्जाम में। इसके अलावा ये भी बताया था कि एग्जामिनर कैसे यूपीएससी में आपको फंसा सकता है, उसके क्या ट्रैप्स होते हैं कि आप फंसते कैसे हैं, जैसे क्या चीज़ संविधान में लिखी क्या नहीं लिखी, ये पूछ लेगा। कई बार हमको लगता है कि चीज़ संविधान में वर्णित होगी, जैसे मैंने बताया आपको राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा नहीं है, प्रोसीजर अलग से है पर शब्द की चर्चा नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा ये पूछेगा कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी वैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक वैधानिक को बदल देगा आपस में। महिला आयोग के बारे में पूछ देगा कि महिला आयोग संवैधानिक है वैधानिक, ऐसे पूछेगा। उसके अलावा एज लिमिट की चर्चा कर लेगा, किसी की एज वगैरह का, तब आप क्वेश्चन में फंसते हैं अच्छे खासे। ये सारे जो एनालिसिस हैं ये बच्चों से कंसल्ट करने, बच्चे फंसते कैसे हैं उनसे, उनके लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे टॉपिक निकाले गए। तो ऐसा कुछ आपको तैयार कर लेना चाहिए जो प्रायोरिटी बेस में टॉपिक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये आपका हिस्ट्री में भी आता है। संविधान कैसे कैसे हमारा इवॉल्व हो रहा था, संविधान कैसे कैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी चर्चा करनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐसा फैक्चुअल टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही खुद ही पढ़ना है, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जो पॉलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड रहें उन पे, क्योंकि ये आपको टॉपिक शेयर कर दिए जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन है, हर एक एक्ट का साइड बाय साइड कंपेरिजन कर दिया गया। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक साथ कहीं भूलने वाली समस्या नहीं आएगी कि इसके बाद में गवर्नर जनरल के पद को कैसे आगे बढ़ाया गया, कैसे आगे चलती गई, सारी प्रोसीजर एक लाइन बाय लाइन लिखी हुई है। तो ये आपको पीडीएफ प्रॉपर शेयर की जाएगी, उस पीडीएफ को आप देखते चलिएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ हल्का फुल्का कुछ बताया दे रहे हैं, बाकी हम सीधे यहाँ से संविधान पर जंप करेंगे। संविधान पढ़ेंगे कि ये पार्ट जो है वो हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है आपको, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। हिस्ट्री में आपको वापस पढ़ाया जाएगा, जब हिस्ट्री में पढ़ ही लेंगे तो इससे अच्छा है कि हम अपना संविधान का पार्ट यूटिलाइज करें, उसको पढ़ लें। कंपनी के अधीन शासन कैसे आगे बढ़ रहा था इसको बताना है। आपको बताया था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764, ये तो पता ही सबको, बेसिक चीज़ें। तो 1764 की बात है, बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद ये कंफर्म हो गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब तो एक चीज़ कंफर्म हुई थी, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, तब ये कंफर्म हो गया था कि भारत पे राज्य कौन करेगा, भारत पे किसका शासन होगा, बेसिकली ये कंफर्म हो गया। पर अभी कंपनी का शासन पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तब मुगल बादशाह वो भी साथ में थे, और अवध के नवाब भी थे, बंगाल के नवाब भी थे, तीनों की सम्मिलित सेनाएं जब लड़ी थी। प्लासी के युद्ध में जैसे आप पढ़ते हैं कि वहाँ छल कपट से लड़ा गया, और छल कपट से हुआ कि जो सेनाएं थी, कुछ सेनाएं अंग्रेजों के साथ मिल गई थी बंगाल के नवाब की, तो उनके साथ मिलकर युद्ध हुआ, तो वो कुछ मैच फिक्सिंग जैसा था। मैच फिक्सिंग पहले से कंफर्म था कि हारेंगे, बंगाल के नवाब हारेंगे हर हालत में, तो ये चीज़ें फिक्स थी। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में अब हुआ था किसके पास कितनी पावर है, ये बेसिकली पावर का गेम था। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल की सेनाएं और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और उसके साथ साथ जो मुगल बादशाह थे, तीनों की सेनाएं आपस में लड़ी, अंग्रेजों के साथ हार गई। अब ये कन्फर्मेशन हो गया था कि अब शासन अंग्रेजों के हाथ में जाएगा, भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। जब अंग्रेजों के हाथ में सत्ता गई तो उसके बाद
फिर पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई कि अब अंग्रेज शासन करेंगे कैसे। उससे पहले द्वैध शासन था। द्वैध शासन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। द्वैध शासन की व्यवस्था संचालित रही 1765 से लेकर 64 में युद्ध हुआ, 1765 में प्रॉपर स्थापित हो गए। 1765 से लेकर लगभग 1772 तक ये प्रक्रिया आपको पता है। जब कंपनी स्थापित हो गई और युद्ध हो गया, बक्सर का फिक्स हो गया चीज़ें, तो 1765 से 1765 से लेकर 1772 तक, 65 से 72 तक शासन लागू रहा और ऐसे ही शासन चलता रहा। जब कंपनी आई, कंपनी ने ऐसे शासन, क्योंकि अपने हाथ में नहीं लिया शासन, उसको पता था कि व्यापार करने हैं, अगर हम शासन का उत्तरदायित्व ले लेंगे तो उसके बाद उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने के लिए। शासन की समस्या अगर लेंगे तो फिर व्यापार नहीं कर पाएंगे, मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, ध्यान चला जाएगा पूरा बंगाल के शासन की तरफ। तो इन्होंने सोचा कि पैसे तो मिल जाएं, पर जैसे उत्तरदायित्व तो आपके हाथ में हो, लाइबिलिटी इनको नहीं चाहिए थी कि पैसे जितना भी शक्तियाँ सारी हमारे पास रहें। और जो बंगाल के नवाब उपनजीम, एक उप नवाब रखा गया था, तो उसको रखा गया, नजीम नाम से रखा गया था व्यक्ति को, उसको रखा गया कि वो शासन का उत्तरदायित्व उस पर रहेगा, सारा का सारा फाइनेंस का पूरा काम रखेंगे। तो दीवानी शक्तियाँ ले ली कंपनी ने अपने पास, दीवानी अधिकार जितने भी थे, दीवानी अधिकार कंपनी ने खुद के पास रखे। और जो प्रशासन चलाने का अधिकार था वो अभी भी जो बंगाल के नवाब के पद पे, नवाब को तो हटा दिया गया वहाँ से, उनको पेंशन भोगी बना के हटा दिया गया, उनके ही पक्ष में उप नजीम का पद बनाया गया और ये इसको गठित कर लिया गया। और ये क्या करता था, बंगाल की शासन की पूरी प्रक्रियाओं को देखता था। बंगाल की जितना भी उत्तरदायित्व, अगर कुछ भी समस्या होती, कोई भी दंगा हो जाता तो उत्तरदायित्व उसके पास था। पैसे का अधिकार कंपनी ने अपने पास रखा, दीवानी अधिकार जो भी थे, दीवानी अधिकार कम, ये जैसे टैक्स वगैरह, जो टैक्स आएगा, कर आएगा, वो कंपनी अपने पास रखेगी, ये काम रखा कंपनी ने। वित्तीय अधिकार अपने पास रखे बेसिकली। तो वित्तीय अधिकार कंपनी के पास थे, इनके पास पैसा नहीं था, फिर भी काम चलाना था। ये काम चलता रहा क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि ये उत्तरदायित्व ले, प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखे। अभी भी शासन चल रहा था मुगल कालीन व्यवस्था के अनुसार, मुगल प्रशासन के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी। प्रशासन आगे बढ़ा, कंपनी को लगा कि अगर हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर कंपनी बहुत आगे बढ़ नहीं पाएगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्ट, पूरा संविधान की पूरी प्रोसेस थी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ये सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई कंपनी की। फिर उसको लगा कि जब तक हम, कंपनी को ये लगने लगा कि जब तक खुद शासन में नहीं आएंगे, तब तक अच्छे तरीके से शासन को नहीं संभालेंगे, तब तक हम आगे व्यापार नहीं बढ़ा सकते। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए उनकी पूरी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। बंगाल के गवर्नर जो थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो जो उड़ीसा और जो हमारे मद्रास प्रोविजन के, मद्रास के एक गवर्नर थे, बम्बई और मद्रास के, उन पे इनका अधिकार हो गया। अधिकार का मतलब शक्तियाँ थी पर पूछना पड़ता था गवर्नर से। अब जो पहले गवर्नर बंगाल का था, हर जगह अलग अलग, जो जहाँ प्रोविंस थे कंपनियाँ थी कंपनी के, जैसे बंगाल में हो गया, उसके अलावा बम्बई में हो गया और मद्रास में हो गया, तो इनमें वहाँ के अलग अलग गवर्नर थे। अब इनको गवर्नर जनरल जब बना दिया गया, वारन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल पहले बनने वाले ही व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के प्रॉपर हैं तो हिस्ट्री में आप वापस पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करते, बस आपको दिखा के आगे बढ़ जाएंगे प्रॉपर। तो ये गवर्नर जनरल जब यहाँ आए और गवर्नर जनरल इनको बना दिया गया, इन पर सारा अधिकार किसका पहुँचा, अब जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उन पर भी अधिकार हो गया इनका, वारन हेस्टिंग्स का। केंद्रीकृत प्रशासन स्टार्ट हुआ और डायरेक्टर, आपको ये जो COD की व्यवस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामले, इन सब के मामले में ध्यान देना होता था। पहले 4 व्यक्ति थे, 4 लोगों को इस डायरेक्टर में नियुक्त किया गया, फिर धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ती रही टाइम टू टाइम। जैसे ही आगे पूरी प्रोसेस बढ़ी, फिट्स इंडिया एक्ट आया
और पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी लागू किया गया, क्योंकि इनका शासन क्या था, कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ तो कंपनी काम कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल बढ़ाया जाए, अपना बढ़ाया जाए कंट्रोल, क्योंकि ये ऐसा समय था जब धीरे धीरे करके ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, नया एक मध्यम वर्ग आगे आ रहा था, और मध्यम वर्ग आगे आने से कुछ पूंजीपति व्यापारी लोग बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि व्यापार कंपनी को एकाधिकार क्यों दिया गया, इंडिया में केवल कंपनी को एकाधिकार क्यों दिया जाए, एकाधिकार कंपनी का समाप्त किया जाए, अन्य लोगों को भी अलाउ किया जाए व्यापार करने के लिए। जब आप आगे बढ़ेंगे 1813 का चार्टर, इसमें देखा गया कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था खत्म कर दिया गया, केवल कहा गया कि आप चाय का और अफीम का व्यापार करेंगे, चीन के साथ चाय का और अफीम का व्यापार करने की छूट दी गई, बाकी ये पूरा मार्केट ओपन कर दिया गया सभी के लिए। ये प्रोसेस क्योंकि दबाव पड़ रहा था, इसलिए जो वहाँ का पार्लियामेंट था, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद थी, वो हमेशा इन चीज़ों में ध्यान देती रहती थी कि कैसे कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे करके कम किया जाता रहे, लेकिन अपने सीधे हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि कंपनी का वहाँ पे अच्छा खासा स्टेब्लिश एक उद्योग था, तो उनको ये नहीं लगता था कि उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा किया जाए। दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, ये COD और BOC की पूरी व्यवस्था जो जब आई, धीरे धीरे कंपनी पे इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ने लगा और उन पे नियंत्रण बढ़ता रहा ब्रिटिश सरकार का। उसके अलावा आगे जैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आप PDF से पढ़ लेना, क्योंकि सारा का सारा काम पढ़ने का है। इसके बाद हम सीधे संविधान की चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे आदत है नहीं PDF से पढ़ाने की, तो मुझे उतना ध्यान नहीं है। माइक सर दोबारा से आपको पढ़ाएंगे वापस से पूरा टॉपिक। केंद्रीकरण की दिशा में 1833 का चार्टर आया, फिर 1853 का चार्टर आया। ये चार्टर एक्ट आते रहे जब तक गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सारा शासन नहीं ले लिया। आपका 1857 की क्रांति, और 57 की क्रांति के बाद में कंपनी को ये बात कंफर्म कर दी गई कि आप केवल और केवल यहाँ पे भारत का प्रशासन रखिए 57 के बाद में, और 1858 में ब्रिटिश सरकार ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसको कह दिया गया कि अब पूरी तरीके से आप वायसराय के तरीके से रहिए, और वायसराय बनाया गया। वायसराय का मतलब होता है जो राजा के अधीन एक प्रतिनिधि हो, राजा का प्रतिनिधि ब्रिटेन का, उनके हाथ में। अभी क्या था कि कंपनी अपने हिसाब से शासन चला रही थी, भारत सचिव की नियुक्ति कर दी गई। भारत सचिव क्या कर रहा था, अब इनडायरेक्टली इस पर पहले इनडायरेक्ट काम हो रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, अब डायरेक्टर जो बोर्ड के डायरेक्टर थे इनडायरेक्टली काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब कंपनी का शासन तेजी से आगे बढ़ा तो 1858 जब आया, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे तरीके से अपने हाथ में शासन लिया, और अब जो महारानी थी ब्रिटेन की वो घोषित कर दी गई भारत की भी महारानी। अब जब इनका हुआ, भारत में इनका शासन आया, तो अब लगा भारत सचिव का गठन किया गया। अब भारत सचिव पूरी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया भारत के शासन में। अब जब भी कोई काम होना था, कोई भी युद्ध होना था, कुछ भी होना था, अब भारत सचिव के बिना पूछे कोई काम नहीं हो सकता था। ये पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ता है इस तरीके से। ये शेयर कर देंगे आप लोग, एक बार इसको नजर डाल लेना, सारा कुछ इसमें ऐड है। ये 1858 का पूरा प्रोसेस है। कंपनी से हटकर ताज के, वही जो मैंने बताया, ताज के अधीन पूरा शासन इनका चला जाता है, और अब जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो वायसराय बन जाते हैं। 1833 में ये जो गवर्नर जनरल थे पहले, अब इनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो विलियम बेंटिक के बाद में बेंटिक बने, और पहले जो बने वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग। UPSC इतना डीप कभी नहीं पूछती, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे फोकस भी नहीं करते हम। UPSC जो टॉपिक ज़्यादा पूछती है वो आपको समझाना जरूरी है। जो फैक्ट हैं वो खुद आप पढ़ लेंगे, और जो चीज़ें समझाने वाले से फंडामेंटल राइट का चैप्टर है उसको हम बहुत डीप पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। 1861 का परिषद अधिनियम, उसके बाद 92, 1909, 1919, 1935, 47, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से। इनको आपको ढंग से कवर कर लेना है। ये आपको PDF शेयर करी जाएगी, इसको आप खुद पढ़िएगा। आगे हम संविधान की चर्चा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे संविधान सभा आगे बढ़ रही थी, कैसे बन रही थी, सारी प्रोसेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा यहाँ पे दे रखा है। उद्देश्य प्रस्ताव जो आया 9 दिसंबर, उसकी पूरी चर्चा 13 दिसंबर को फाइनल हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव थे, वो सारी चीज़ इसमें ऐड है। कौन कौन सी समितियाँ थी, किसके कौन अध्यक्ष थे, उनका। ये PCS वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, UPSC उन पर ध्यान नहीं देती। PCS में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं आते। जो PCS के लिए प्रॉपर प्रिपेयर कर रहा है उसको मैं कहूँगा कि PDF अच्छे से पढ़ लेना। PCS में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। याद करने का तरीका है कि जब भी राज्य के बारे में चर्चा है तो समझ लीजिए, क्योंकि राज्यों को जितनी भी हमारी रियासतें थी उनको गठित करने का काम था वल्लभ भाई पटेल का। तो रियासतों का जो भी काम होगा वो देख लीजिएगा, जहाँ भी राज्य संघ उसकी चर्चा होगी, सरदार वल्लभ भाई, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों की चर्चा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। संघ शक्तियों की चर्चा होगी तो जवाहरलाल नेहरू।
जहाँ भी संघीय शक्तियों की चर्चा होगी, जहाँ भी संघ शब्द लिखा मिले मतलब जवाहरलाल नेहरू की चर्चा है, जहाँ भी प्रांत शब्द लिखा मिले मतलब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी है, जहाँ सलाह देंगे वहाँ भी वल्लभ भाई पटेल आएंगे, तो एडवाइजरी कमेटी है ये यहाँ भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए हैं उनको ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ें शामिल भी करेंगे जिनसे क्वेश्चन आए। यूपीएससी नहीं पूछता है पर पीसीएस पूछता है, पीसीएस अच्छे से पूछेगा आपका। और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें ही सब कुछ ऐड है। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिए जितने भी यूपीएससी के, इनको एक बार शेयर करेंगे। और जो डिस्कशन हमारा अच्छे से होना है वो हम संविधान पे करेंगे। ये चर्चा थी आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अब पीडीएफ को साइड करके अपने बेसिकली टॉपिक पे ओके। अब संविधान की चर्चा स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। हमारा संविधान ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। इसमें जिसको भी समझ नहीं आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री इसके जस्ट बाद स्टार्ट होगी। पॉलिटी खत्म होते हिस्ट्री में वापस से आपको समझा दिया जाएगा। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में 2 ही क्वेश्चन थे, पर हिस्ट्री में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए अब आगे हम संविधान की चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ाने का मतलब ये था क्योंकि हमारा जब संविधान बन रहा था तो प्रभाव भी इन्हीं कुछ एक्ट का था, क्योंकि इनका संविधान इसी से प्रभावित हुआ था। संविधान सभा में जब पूछा गया कि आप संसदीय व्यवस्था क्यों रखना चाहते हैं, संविधान सभा में बहस चल रही थी, और तो कई सारे लोगों ने कहा कि संसदीय अब जो सरकार के प्रारूप हो सकते हैं, तो आपको सबको ही पता है कि जो भी सरकार होती है किसी भी जगह पे, तो सरकार पूरे विश्व में 2 ही तरीके से हो सकती है अगर संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। एक तो हो सकती है आपकी संसदीय व्यवस्था हो सकती है, दूसरी हो सकती है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन हो सकता है। 2 तरीके से हो सकता है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक। लोगों ने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन को क्यों नहीं अपना लेते हम लोग। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, तो कहा अध्यक्षात्मक शासन हम लोग लेकर आए, संसदीय ही क्यों अपनाएं। तो जो प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में संसदीय व्यवस्था को अपनाने का मेरा एक मेन मोटिव, उन्होंने ये बात कही कि मेन मोटिव ये है कि क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते चीज़ों को चले आए, पहले से हमारी उस व्यवस्था के आदी भी हो चुके हैं, उस व्यवस्था को अच्छे से समझते भी हैं। क्योंकि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब विधानसभा बन रही थी, विधान परिषदें बन रही थी, उनमें चुनाव लड़ने कैसे व्यवस्था चलती है, संचालन का पूरा अनुभव था। तो उस अनुभव को देखते हुए कि हम संसदीय व्यवस्था को लेकर आए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था संविधान पर कि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई ब्रिटेन की। अगर ब्रिटेन का शासन नहीं होता तो हम संसदीय व्यवस्था की तरफ शायद नहीं जाते। तो हमारी इतिहास का, हिस्ट्री का प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था उसने इम्पैक्ट किया और हमने संसदीय व्यवस्था उसी के अनुरूप बना ली। नहीं तो चाहते तो फिर हम अध्यक्षीय शासन पे जा सकते थे, राष्ट्रपति शासन जो अमेरिका में है, हम अमेरिका की प्रणाली को अपना सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। उसके अलावा उनका और रीजन था कि हमने संसदीय व्यवस्था ही क्यों अपनाई। उनका कहना था कि क्योंकि संसदीय व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। उत्तरदायी कैसे? संसद में जब प्रधानमंत्री बनता है, सरकार चुनी जाती है, सरकार चुनने के बाद में प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहती है। संसद कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने कोई भी गलत तरीके से काम किया, ढंग से काम नहीं किया, तो संसद के पास ये पावर है कि संसद सदस्य उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही आएगा सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सरकार हट सकती है। ये तरीका होता है। तो यहाँ कह सकते हैं उत्तरदायित्व है, जो हमारे मंत्री हैं सरकार का उत्तरदायित्व है संसद के प्रति। लेकिन अध्यक्षीय शासन में जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो उनका कहना था क्योंकि हम, जनता हमारी ये चाहती है कि जो हम सरकार चुन के भेजें वो कम से कम जनता के लिए काम करे, इधर उधर काम ना करे, तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व बना रहे, इसलिए संसदीय व्यवस्था को अपनाएं। तो हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्यों हम पढ़ना जरूरी होता है, इससे पता चलता है क्योंकि हमारे ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था, तो ब्रिटेन की व्यवस्था की हमें एक तरीके से अनुभव हो गया था एक तरीके से, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को आगे अपनाया। इसलिए ये चीज़ें पढ़ना जरूरी है, इतिहास में और अच्छे से पढ़ेंगे। साथ साथ में लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, तो लिखते चलिएगा। क्या पढ़ने वाले एक बार शेड्यूल बता देते हैं फ्री का, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था इनकी चर्चा करेंगे।
और इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं, जो प्रीलिम्स का टॉपिक रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सबको सिलेबस उम्मीद करते हैं पता होगा, और जिसको नहीं पता है एक बार देख लीजिएगा। जिसको भी नहीं सिलेबस आ रहा है, सिलेबस आपके डेस्क पे होना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि सिलेबस आपके डेस्क पे होना कंपलसरी है, खासकर यूपीएससी के लिए। पीसीएस का मैं उतना ज़्यादा आइडिया नहीं रखता हूँ, यूपीएससी आईएएस के लिए मुझे उतना आइडिया अच्छे से। तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। आप जा रहे हैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने, पता ही नहीं कि वो इंसान ही कैसा है, तो आप कैसे उसको समझेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि आपको जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो राज्यव्यवस्था में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा संविधान के परिचय से। और जो संविधान का परिचय है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, पर अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझते हैं तो आगे के टॉपिक भी नहीं समझ पाते। संविधान के परिचय पढ़ने के बाद हम लोग संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। संविधान की विशेषताएं कवर करेंगे। संविधान की विशेषताओं में क्या, जैसे संविधान के अंतर्गत किस पद्धति को अपनाया गया, संविधान में कौन सी प्रणाली है, संविधान कैसे काम कर रहा है, उसकी संसदीय व्यवस्था कैसी है, संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संविधान इतना लंबा क्यों हमारा बड़ा क्यों हो गया। संविधान जैसे हमारा बहुत बड़ा संविधान है, हमारा संविधान एक कहते हैं जो नम्यता और अनम्यता के बीच रिजिड है और फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनके बीच का संतुलन है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक मजबूत संघ वाली सरकार बनाई गई है, हमारा केंद्र मजबूत होता है, राज्य कमजोर है। इस बेसिस पे हम लोग की संविधान की विशेषताएं हमारी, तो उनको यहाँ काउंट करते हैं, विशेषताएं काउंट करके आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे अपनी उद्देशिका पर। इसको प्रस्तावना नहीं कहेंगे, फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी लगता है प्रस्तावना है। लक्ष्मीकांत ने प्रस्तावना लिखा है, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। लक्ष्मीकांत की बुक में लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत बुक अच्छी है, पर हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ हैं। इस बात को उनको एडमिट करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। उद्देशिका प्रस्तावना नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन उद्देशिका का मतलब होता है प्रियम्बल, और प्रियम्बल और इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रियम्बल का मतलब होता है जब उद्देशिका, आपका संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है कि जो हमारी जनता है उसका कल्याण हो, देश के लोग हैं उनके अधिकार बने रहें। ये हमारे आगे के विजन को बताती है, उद्देश्य का विजन को बताती है। उद्देश्य आपका है, विजन बता रही है कि आप क्या करने वाले, और हमारा संविधान क्या चाहता है, संविधान का बेसिक उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हमारी उद्देश्य का बताती है। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब मैक्सिमम हिंदी में क्या करते हैं, प्रस्तावना लिख दिया, ये पूरी तरीके से गलत है, सोचना चाहिए और उनको करेक्ट करना चाहिए। जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है, उद्देश्य का लिखा गया मूल संविधान में। उसके बाद उद्देशिका पढ़ने के बाद सीधे हम नागरिकता पर चलेंगे। नागरिकता का टॉपिक पढ़ेंगे, सिटीजनशिप। यहीं पर हम लोग सिटीजनशिप से जो अभी नया एक्ट आया सीए, उसको कवर करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी यहीं कवर कर लेंगे। जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हों वो भी आपके यहीं रेडी हो जाएंगे। और जो ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, ये पीसीएस के भी इसमें क्वेश्चंस ऐड कर लिए जाएंगे, ताकि पीसीएस में भी आपको दिक्कत ना रहे। बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पीसीएस के क्वेश्चन ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा वो डोमेन है नहीं, मैं पॉलिटी पे प्रॉपर फोकस करता हूँ, इसलिए यहाँ पर रहेगा आपका। नागरिकता के बाद फिर हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्यों, मौलिक, कई जगह मौलिक अधिकार लिखा है, वो भी गलत है। मौलिक और मूल अधिकारों में डिफरेंस है। मौलिक अधिकार और मूल अधिकारों में क्या डिफरेंस आगे बताएंगे, तब तक के लिए इतना समझ लीजिए। कोई पूछता है कि मौलिक और मूल में डिफरेंस क्या है, मौलिक अधिकार वो होते हैं जिनको किसी भी आधार पर आपसे अलग न किया जा सके। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप बोलते हैं कि हमें घूमने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है, तो हम राष्ट्रपति भवन में बिना पूछे जा सकते हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन आपको रोका जाएगा। मूल अधिकारों में है कि ये सीमाओं के अधीन है, निर्बंधनों के अधीन है। ये जो मूल अधिकार है, इन पर लिमिट लगाई जा सकती है। आपकी अगर कहीं भी घूमने और आने जाने की आज़ादी है, कहीं विचरण की आज़ादी आपको दी गई है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। देश की एकता, अखंडता और निजता के आधार पर आपको रोका जा सकता है कहीं भी आने जाने से। लेकिन अगर ये अधिकार आपका मौलिक होता, मौलिक मतलब एक मौलिक अधिकार होता है जो आपकी प्रकृति से मिले, प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। प्रकृति प्रदत्त अधिकारों पे आपको रोक टोक नहीं है, जो उन पे रोक नहीं है। जैसे जंगल का नियम आपने सुना होगा, जंगल में किसी को भी मारिए खाइए, कोई नहीं रोकता,
कोई वहाँ लॉ है ही नहीं, कानून ही नहीं, पर जहाँ भी कानून होगा वहाँ कुछ न कुछ आपके ऊपर प्रतिबंध होंगे। इसलिए इसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, मौलिक नहीं। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध होंगे। आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है, कथन कहा जाता है कि जहाँ तक मतलब दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं, आपकी दूसरे के कर्तव्य, आपका कर्तव्य जहाँ से शुरू हो जाए, दूसरे की स्टार्टिंग, दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखिए। जब आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक जहाँ तक दूसरे को कोई भी नुकसान ना हो। आपने कहा कि हमारी आज़ादी है कि हम कैसे भी चाहें, जहाँ चाहें वहाँ घूमें, लेकिन किसी की निजता भी तो हो सकती है। किसी के आप घर में नहीं घुस सकते, किसी के कोई बैठा हो किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते, ये तो सीधे से निजता का उल्लंघन है, किसी के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। एक राइट की वजह से या दूसरा राइट वायलेट हो जाए, ये भी तो ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए कुछ जो भी हमारे अधिकार हैं सभी अधिकार निबंधनों के अधीन है, तभी कहा जाता है मूल अधिकार, ना कि मौलिक अधिकार। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हमारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे डीपीएसपी पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो डीपीएसपी में इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन पे चर्चा कर लेंगे। ये हार्डली 2 दिन यहाँ हमको लगने वाले हैं मूल अधिकारों में, क्योंकि लिखाने का काम है ना, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, लिखेंगे ऐसे ही। जितना मैं बोलूँगा सेम टू सेम क्या होता है, जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा था वो चीज़ मुझे लिखानी होती है फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच होती है क्योंकि पूरा टॉपिक मेंस का होता है, तो वहाँ पे हमें लिखाना होता है। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम लिखानी रहती है सब कुछ। और अभी क्या है कि यहाँ लिखूंगा मैं प्रॉपर, जितना बोल रहा हूँ सारी चीज़ें मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। जिसका भी छूटता है वापस से वीडियो रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा जहाँ भी जाए। उसके साथ जो हमारे मेंस के नोट्स हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए जाएंगे। जिसको लगता है कि प्री के साथ मेंस की भी तैयारी करनी है तो इसके प्रॉपर इसी क्लास नोट्स जो यहाँ पढ़ाया गया सेम टू सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे। और नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, ये आप खुद देखेंगे लगेगा। किसी मतलब नोटबुक से, किसी भी टेक्स्ट बुक से कॉपी नहीं है कि हाँ लक्ष्मीकांत उठाई वैसे कॉपी कर लिए दे दिया आपको। बिल्कुल डिफरेंट है, सिंपल लैंग्वेज में आपको इजी टू वे में समझना, ताकि समझ पाएँ, पढ़ सकें। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हैं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, डीपीएसपी के बाद फिर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, आपके मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्यों के बारे में इसमें मुश्किल से 30 मिनट का काम है, एक दिन में पूरा टॉपिक। ये हो सकता है डीपीएसपी के साथ ही खत्म हो जाए। आपके मूल कर्तव्य क्या होंगे उनकी चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्यों के बाद हम लोग सीधे चलेंगे संविधान संशोधन पर। संविधान संशोधन के क्या क्या प्रावधान है उनकी चर्चा करेंगे। कैसे संविधान संशोधन होता है, उनकी प्रोसीजर क्या क्या है, उन पे सारी चर्चा। संविधान संशोधन पढ़ने के बाद हम लोग आधारभूत ढांचे पे चलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जहाँ भी कोई भी डिसीजन देना होता है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार का कोई भी रूल, कोई भी नियम कानून जो भी आया, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है आधारभूत ढांचे के आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी प्रावधान जाता है, चाहे वो आपका संविधान संशोधन ही क्यों ना हो, उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। ये सारे काम होते हैं। तो हम आधारभूत ढांचे को समझेंगे, इसका मतलब क्या है, क्या होता है आधारभूत ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल डिफाइन नहीं किया कि क्या होता है, पर जितना डिफाइन किया उतना हम लोग पढ़ेंगे। आधारभूत ढांचा पढ़ने के बाद हम सीधे पहुंचेंगे सरकार पर। सरकारों के बारे में पढ़ेंगे और सरकारों में केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र नहीं लिखेंगे, संघ लिखेंगे, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में क्योंकि अब हमारे यहाँ त्रिस्तरीय संरचना हो गई है जब से 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, इसलिए राज्य सरकारों के साथ साथ एक और टॉपिक ऐड होता है, उसको बोलते हैं स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारों में हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। इतना कवर करना रहेगा सरकारों के बारे में। जब हमारा ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे।
न्यायपालिका, पहले इसी में संघ सरकार में ही लिख लीजिए। संघ सरकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को, उसके बाद प्रधानमंत्री को, उसके बाद मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद का टॉपिक कवर होगा। उसी में ही हम लोग CAG, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को कवर करेंगे, और PMO, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। राज्य सरकारों में हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे, यहां भी मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चंस कम आए, क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बेसिकली है राज्यपाल से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए राज्यपाल को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। इस पर आपको ऐसे स्टार लगाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है राज्यपाल वाला टॉपिक। यहाँ राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री, यहाँ तो संघ सरकार में सारे इंपॉर्टेंट है, राज्यों में केवल आपके लिए राज्यपाल इंपॉर्टेंट रहेगा। पर आपको क्योंकि UPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेसिक चीज़ें तो पता ही नहीं चाहिए हर चीज़ के बारे में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक। ये काम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहेगा न्यायपालिका का। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, इनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अदर कोर्ट की भी चर्चा कर लेंगे जो हमारी न्यूज में रहे, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्या होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, कैसे क्या काम करता है, सारी चीजें यहां पढ़ लेंगे। जब हमारे न्यायालय कवर हो जाएंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे निर्वाचन की तरफ, इलेक्शन। निर्वाचन में ही हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन की पूरी प्रोसेस क्या होता है। निर्वाचन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे RPA 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में काफी रहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको कवर करेंगे क्योंकि करंट अफेयर के टॉपिक इसी में ऐड रहेंगे हमारे। उसके अलावा दल बदल, की हम लोग चर्चा करेंगे। दल बदल 1985 किस संविधान संशोधन से आया था, किसी को याद है कुछ? क्योंकि मूल संविधान में तो इसकी चर्चा थी ही नहीं। हाँ, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक, 52 52वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से एक्ट आया और इसको अलग से ऐड किया गया था। हाँ सही, 10th शेड्यूल, इसको इसी के लिए 10th शेड्यूल ही लाई गई थी, अलग से 10वीं अनुसूची लाई गई थी, उसमें ऐड कर लिया गया था। और अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी बढ़ाएंगे। अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है आपके PCS के लिए, जिन्होंने RO का एग्जाम दिया उनको तो कन्फर्म ही होगा, इसी बार ये पूछा, अगली बार अनुसूचियों से क्वेश्चन आते रहते हैं, जो भी RO का एग्जाम, इस बार तो कैंसिल ही हो गया एग्जाम, अब दोबारा फिर से होगा। तो क्या लग तो रहा है जून तक जाना चाहिए। PCS की तो डेट आ गई है, खैर जुलाई में आने की डेट आ गई है, बाकी
कैंसिल हो गया एकदम। दल बदल की चर्चा करने के बाद फिर हम लोग संस्थाओं की चर्चा करेंगे। सारी की सारी संस्थाएं संवैधानिक, या कहें वैधानिक निकायों के जितने भी निकाय हमारे संवैधानिक वैधानिक, उनकी चर्चा करेंगे। ये चैप्टर हमारा फाउंडेशन बैच में भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए यहीं इसको कवर करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम गवर्नेंस के टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट गवर्नेंस के टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। शासन के बारे में, गवर्नेंस। गवर्नेंस में ही हम लोग आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरटीआई एक्ट में क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में पढ़ लेंगे, आरटीआई एक्ट के बारे में। इसी में ही लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 की चर्चा कर लेंगे। ठीक, इनकी चर्चा कर लेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक शासन में। इसके साथ साथ पॉलिसीज, नीतियां, सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकी चर्चा यहीं पे कवर करेंगे, जितनी भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उन पर। ठीक है, साथ ही साथ हर एक टॉपिक के बाद आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, हाँ टॉपिक वाइज करेंगे। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज इसलिए कराएंगे ताकि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत एक आइडिया रहे कि कितना पूछा जाना चाहिए, क्या हमने पढ़ा, वास्तव में और क्या पढ़ना चाहिए। ये अच्छा रहता है, एक साथ करने से अच्छा हम लोग टॉपिक वाइज कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको मॉडल क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के बाद आपको प्री के मिलेंगे, संभावना नहीं आएंगे, फिक्स रेडी। हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस रहेंगे यूपीएससी का लेवल रहेगा, क्योंकि हम पीसीएस के लेवल पे अभी नहीं जाएंगे। टॉपिक आपको पीसीएस के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल से रहेंगे। ठीक, मतलब यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लेवल से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन पीसीएस के आईएएस के लेवल से रहेंगे। ठीक, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन देख के आपको बोर्ड पे नहीं दिखाएंगे, दिखा के बता दिया, आपको ये बताया जाएगा क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जा रहा है। अगली बार क्योंकि एक लेवल पूछ लिया गया, तो अगली बार किस लेवल तक जा सकता है यूपीएससी, उस लेवल के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू लेवल। तो कितना डीप पढ़ना चाहिए, तो हम लेयरिंग जो करते हैं क्वेश्चंस की, हमेशा मैं क्लास में यही काम करता हूँ कि क्वेश्चंस की लेयरिंग, और क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। हाँ, सारे तो कभी किसी के मिलेंगे नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि मेरे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर जितने भी मैं यहाँ कराऊंगा उसमें से जो क्वेश्चन मिलेंगे, संभावित है कि आपके 90% पॉसिबिलिटी है कि लेयरिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपको पंचायती राज के में पढ़ा दिया, तो पंचायती राज या आपको किसी भी, मान लीजिए कोई भी एक्ट ही, कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लीजिए। अगर मान लीजिए 1919 के एक्ट से क्वेश्चन आया, 1935 के क्वेश्चन आया, उसमें एक बार में पूछ लिया 1935 के एक्ट में क्या प्रावधान थे, कैसे शक्तियाँ हस्तांतरण कैसे बढ़ेगा, संविधान बनने की जो प्रोसीजर था डिफाइन कर दिया गया था। अब उसके बाद पूछेगा उसके अंदर, अब 1935 के एक्ट के अंदर जाके पूछेगा। एक बार पूछ लिया 1935 का एक्ट क्या है, संविधान कैसे संवैधानिक सरकार बनने की संभावना आगे बढ़ रही थी उसके बारे में। अब वो 1935 के एक्ट को और डीप जाके पूछेगा, उसके सारे प्रोविजंस को आपको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेयर वाइज हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तरीका हो सकता है हमारा पढ़ने का। अदर की तरह नहीं कि हम आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा देंगे, आप उसका आंसर बोलते जाइए, वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे। मॉडल क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, डिस्कस करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, उनको आप करिएगा। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज करेंगे उनको तो टेस्ट सीरीज में प्रॉपर क्वेश्चन रहेंगे, वो लोग टेस्ट सीरीज कर सकते हैं टॉपिक के बारे में। इतना अपना काम रहेगा पॉलिटी का। ये सिलेबस है हमारा पॉलिटी का कुछ।
इतना कवर करना रहेगा। अब जो संविधान का परिचय, संविधान की विशेषताएं, इनको हम आज अभी कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज कवर हो जाएगा। एक दिन का काम यहाँ है। उद्देशिका और नागरिकता, एक दिन का काम यहाँ पे। उसके बाद मूल अधिकार, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 3 दिन हम यहाँ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 दिन। 3 दिन में से पहले भी खत्म हो सकता है, पर मैक्सिमम 3 दिन है। 3 दिन यहाँ पे लगेगा हमको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए, केवल यूपीएससी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी, एक दिन का काम है, एक दिन में हम लोग खत्म करेंगे इसको। संविधान संशोधन और आधारभूत ढांचे की चर्चा, एक दिन में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि प्रोविजन कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा था, उसके बारे में। सरकारों के बारे में, जब हम संघ सरकार पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको जो टाइम लगने वाला है संघ सरकार में, लगभग 2 दिन लगेगा संघ सरकार को कवर करते हुए। स्टेट गवर्नमेंट को कवर करते हुए 1 दिन का काम है, ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है। न्यायपालिका में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, इंपॉर्टेंट है इस बार, 2 दिन मान के चल रहे हैं। और निर्वाचन में लगभग 1 दिन यहाँ लगेगा। इन एक्ट्स में जितने जनप्रतिनिधि, आरपी एक्ट हो गया या फिर दल बदल हो गया, इनको पढ़ते वक्त लगभग 1 दिन या 1 से 2 दिन लग सकते हैं इसमें मैक्सिमम, इतना टाइम लगता है। अगर हमारी ये बेसिक क्लास होती, फाउंडेशन बैच होती, तो इनमें हर एक टॉपिक में जस्ट डबल या उससे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ लिखाना होता है प्रॉपर। संवैधानिक वैधानिक निकाय, ये सारा कुछ सारा फैक्चुअल डेटा होता है, इसलिए इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता। और मैं लिखाते हुए चलूँगा आपको, साथ में एक बार लिख लिया कि संविधान, चाहे निर्वाचन आयोग हो या फिर महिला आयोग हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो, इनके बारे में एक बार लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। नोट आपको नोट ही करना है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें लगभग 2 दिन यहाँ लगता है कि 10-12 हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बन गए। अभी ओबीसी कमीशन बन गया, जो पहले वैधानिक निकाय था, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब बन गई हमारी संवैधानिक निकाय, बना दिया गया उसको, तो चेंज हो गया। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लास्ट में साथ साथ तो डिस्कस करेंगे, लास्ट में कौन से प्रिडिक्टेबल टॉपिक हो सकते हैं, तो उनका प्रेडिक्शन कर लेंगे। और प्रिडिक्टेबल जो टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा कर लेंगे, उन टॉपिक्स को आपको दे देंगे कि हाँ ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में टॉपिक इंपॉर्टेंट रहें, उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी के जो क्वेश्चन करेंगे, इनमें ऐड होंगे आपके सीडीएस, सीएपीएफ, इनके भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, साथ ही एनडीए के भी क्वेश्चन ऐड रहेंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है हमारा यूपीएससी। क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है यूपीएससी, तो फिर पैटर्न भी लगभग मैच करता है। अब इनके क्वेश्चंस हुआ क्या है, मैंने जब देखा तो सीएपीएफ का एग्जाम जो हो रहा है, उसमें अगर 2023 में सीएपीएफ में कोई क्वेश्चन आया है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम जो पेपर बनाएगा किस फॉर्मेट में जाने वाला है, पेपर उनकी थीम क्या रहेगी, पेपर की थीम बेसिकली समझ आ जाती है, क्वेश्चन का पैटर्न तो डिफरेंट रहेगा। आईएएस का पैटर्न बहुत अलग रहता है, हर एक पेपर, चाहे सीडीएस का ले लो, सीएपीएफ, इनसे अलग रहेगा। सीएपीएफ से आपको थीम पता चलेगी सीडीएस और एनडीए से, कि हाँ इस साल के पेपर में 2023 वाले पेपर में मैंने देखा था, तो मुझे आइडिया लगा कि हाँ, क्योंकि पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया, पेसा एक्ट वहाँ नॉर्मल तरीके से पूछा गया, और बच्चों को मैंने रेडी करवाया था पेसा एक्ट को थोड़ा डीप में जाके, और 2023 के एग्जाम में यूपीएससी के पेसा एक्ट को बहुत ढंग से पूछ लिया। तो जरूरत क्या होती है हमें हर चीज़ के बारे में अब पढ़ने की, इनसे हमें थीम पता चलेगी। हम यहाँ से थीम उठाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, थीम उठाएंगे कि हाँ ये थीम आई हुई थी इन एग्जाम्स में, उस थीम को हमें कितना कवर करना चाहिए। ठीक, ये हमारा पैटर्न चलेगा पूरा पढ़ने का। अब अगर यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो, कुछ पूछना रहे तो बताइए, नहीं तो आगे क्लास स्टार्ट की जाए। ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं सबने। स्टार्ट करते हैं संविधान या राज्य व्यवस्था, लिखिए संविधान। पॉलिटी, कुछ एक टर्म है उनको जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर क्लास का रहता है, जब तक टर्म नहीं पता फिर बेकार। जैसे राजनीति का मतलब क्या है, जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। दूसरा राज व्यवस्था, जिसको हम लोग पॉलिटी बोल रहे हैं।
उसका मतलब क्या रहेगा। उसके अलावा सरकार का मतलब क्या है, सरकार क्या होती है, उसकी गवर्नमेंट। राज्य क्या होता है, लगता होगा कि ये तो सिंपल से टॉपिक है। राज्य क्या होगा, और राज्य के साथ साथ राष्ट्र क्या होगा, नेशन। इसके बाद हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे उसको ये आइडिया होगा कि इनसे क्वेश्चंस आ चुके। राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति बेसिकली है क्या कि जो राजनेता है हमारे, राजनेताओं द्वारा किया जाने वाला व्यवहार हमारी राजनीति कहलाता है। राजनेताओं द्वारा किया जाने वाला व्यवहार राजनीति कहलाता है। और व्यवहार कैसा, जन सेवा करना, लोगों की सेवा करना राजनेताओं का मेन मोटिव होता है। जो हमारे MP MLA जाते हैं, विधायक सांसद, उनका काम क्या है, जनता की सेवा करना, उनका यही उद्देश्य है, उनका व्यवहार यही रहता है। अब असल में क्या करते हैं उससे काफ़ी कुछ राजनीति का मतलब है नहीं। राजनीति का वास्तव में मतलब यही है, पर वो अभी कुछ ऐसा करते नहीं। तो राजनेताओं का व्यवहार है वो कहलाता है राजनीति। और व्यवस्था, राजव्यवस्था क्या है, राजव्यवस्था सरकार का अप्लाइड रूप है, यानी जो हम संविधान पढ़ते हैं कैसे सरकारें काम करती हैं उसको कहते हैं राजव्यवस्था। अब मैं नीचे लिखते जाता हूँ साथ साथ में ताकि आपको यहाँ जगह कम है। राजव्यवस्था का मतलब है सरकारों द्वारा कार्य करने की पद्धति। ये कहलाती है हमारी राजव्यवस्था, पॉलिटी। सरकार किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करेगी, वो पूरी प्रोसेस हमारी राजव्यवस्था है, जिसको हम पढ़ते हैं। बेसिकली यही तो पढ़ेंगे, पॉलिटी। तो सरकार के काम करने का कार्य पद्धति वो कहलाती है हमारी पॉलिटी। फिर सरकार क्या है, सरकार क्या है, तो सरकार राज्य के लिए काम करने वाली संस्था है। सरकार सरकार एक बार आ गई इसका मतलब नहीं, राज्य केवल एक इंस्टीट्यूशन है, वो बदलता रहेगा। जब भी चुनाव होगा कोई नई सरकार आएगी। सरकार एक संस्था है जो राज्य के लिए काम करती है। क्योंकि हम लोग ये मान के चलिए, जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, जब हम जंगलों से आगे बढ़कर आ रहे थे, अपना कृषि करना स्टार्ट किया मनुष्य ने, उस समय क्या हुआ कि जब कृषि करना शुरुआत किया तो फिर लगने लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग आते थे, लूट मार के सब लेके भाग जाते थे। लोगों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ, क्योंकि सभी लोग अगर खेती करने जाएंगे तो फिर अनाज पड़ा रहे, कोई भी उठा के भाग जाएगा। तो ये लगा कि कुछ लोगों को ऐसा बना दिया जाए जो इस अनाज की रखवाली करें और बाकी लोग काम कर सकें। ये काम किया गया, राज्य का विकास बेसिकली हुआ ऐसे। अब लोग जब काम करने के लिए सब बाहर जाने लगे और कुछ एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया, तो उसका तो काम यही देखना था, अब वो खाएगा पिएगा क्या। तो सबने डिसाइड किया कि कुछ चीज़ें सब लोग मिलकर, क्योंकि जिसके काम कर रहा है, जैसे आप एक चौकीदार रखते हैं तो पूरी सोसाइटी मिलकर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करती है। ऐसे काम किया कि ये चौकीदार रहेगा और सोसाइटी में काम, आज वाला चौकीदार नहीं जो अपनी राजनीति वाला नहीं, वो अलग है। तो उसमें ये हुआ कि ये चौकीदार रहता था, पूरे गाँव की रखवाली करता, गाँव वाले इसको कुछ ना कुछ अनाज वगैरह पैसे वगैरह दे देते थे, ये काम होता था। अब इसने क्या किया कि कुछ देखा, काम किया कि हाँ आपकी अनाज की रखवाली कर रहे हैं। जैसे जैसे ये कभी भी, अभी 10-15 लोग थे, कुछ कबीले बनने लगे, फिर बड़े बड़े गांव बनने लगे। जब बड़े गांव बनने लगे, अब शासन संभालना एक आदमी के हाथ में था नहीं, पूरा संभाल नहीं सकता, तो इसको कुछ लोग रखने पड़ते थे। गाँव अगर दूर दूर खूब फैल गए ऐसे, तो उसको लगता था कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो ध्यान देंगे, इधर उधर जाके पहरा देंगे, ताकि कोई वापस ना घुसाए, इस सीमा में ना घुसाए। अब ये इंसान जब देखने लगा तो अपने कुछ लोगों को अपॉइंट किया। अब इनका भी खर्चा निकालना था, तो सबसे टैक्स लिया जाने लगा कि इनको टैक्स दो और ये सब इसका ध्यान रखेंगे। अब इसका इलेक्शन किया था कि अब कौन करेगा काम अच्छे से, कौन काम करेगा, तो उनका इलेक्शन होने लगा कि हाँ चुनाव पूरे में चुन लिया जाता था पूरे गांव से कि हाँ ये व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पूरे गांव का ध्यान रखेगा, और ध्यान रखने के साथ साथ इसको कुछ न कुछ मात्रा में हम लोग धन या संपदा दे दिया करेंगे, और ये ध्यान रखेगा, पूरे सिक्योरिटी सुरक्षा का काम करेगा। राज्य में जो कॉन्सेप्ट आया था, सरकार का कॉन्सेप्ट, वो था नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, कि सरकार जो आएगी वो सुरक्षा करेगी बेसिकली। ये इसके लिए कॉन्सेप्ट आया था। हुआ क्या है कि मान लिया अब चौकीदार चोर निकल जाए,
वही लेके भाग गया, तो फिर सरकार चेंज कैसे होगी? इसको तो बना दिया, दोबारा कैसे होगा? तो चौकीदार चोर ना रहे, इसको ध्यान में रखा गया और फिर इलेक्शन की प्रोसेस आई। चौकीदार गलत काम करता है तो दोबारा से हटाया जाएगा, कि चुनाव कराया जाएगा और उसको हटाया जाएगा, चुनाव की पद्धति लेकर आएगी। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया, राज्य बढ़ता गया और फिर राज्य व्यवस्था पूरी एक चीज़ें लिखनी पड़ी कि हाँ कैसे काम करेगा, किसका क्या काम होगा, इनको कोडिफाई किया गया। कोड अलग से एक लिख दिया जाता था, कॉपी नोटबुक में लिख दिया जाता था कि ये जो व्यक्ति रहेगा, मेन हेड रहे कौन रहेगा, कौन इनकी देखरेख करेगा, सबका कोडिफाई हो गया, कानून बन गया। जब कानून बनता है वही संविधान है तो कुछ ऐसा ही, क्योंकि नियमों का प्रारूप है, जो नियम लिख दे किसको कैसे काम करना है, किसकी क्या शक्तियाँ होंगी, यही तो संविधान है। ऐसे ही कुछ चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, प्रोसेस पूरी स्टार्ट हुई और सरकार का रूप धीरे धीरे करके सामने आने लगा। सरकारें इस तरीके से सामने आई। तो सरकार राज्य नहीं थी, सरकार केवल और केवल उस राज्य की संस्था मात्र थी। वो संस्था राज्य के लिए काम करने वाली, राज्य के लिए काम करने वाली इकाई को। हाँ सही, वही तो है, संस्था इंस्टीट्यूशन या यूनिट है, काम कर रही है। तो अब ये पूरा तरीका ये था कि जो राज्य व्यवस्था सरकार थी वो राज्य के लिए काम करने वाली केवल और केवल संस्था है। सरकार अपने आप में नहीं बदलती रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? सरकार को क्या बोलेंगे? राज्य के लिए काम करने वाली इकाई या संस्था है। ये हो गई हमारी सरकार। सरकार के बाद फिर समझ में आया कि राज्य क्या है। सरकार को तो समझ लिया, अब राज्य क्या है? राज्य, यहां से क्वेश्चन आए, सब सरकार से क्वेश्चन आ चुका। सरकार का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब क्या होता है? 2019 में राज्य से क्वेश्चन आया, 2020 में क्वेश्चन रहा। और राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब है कि कम से कम उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, कोई एक टेरिटरी डिफाइन हो कि उसका कितना एरिया होगा। जब तक एरिया ही नहीं पता फिर राज्य कैसे कहेंगे? तो राज्य का मतलब होता है उसका एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, और कोई कुछ ना कुछ लोग रह रहे हो। जंगल में तो राज्य बन नहीं सकता, कुछ ना कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन हो। जनसंख्या के साथ साथ एक सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी हो? संप्रभु सरकार। संप्रभु सरकार का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब सोवरेन, मतलब जो अपने मामलों में हम डिसीजन खुद ले सकें, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना रहे। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो संप्रभु सरकार है। जैसे हम अगर कोई भी निर्णय लें, अगर हमको S-400 खरीदनी है, मिसाइल खरीदनी है, तो हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर ना रहे। हमारा मन है तो हम रसिया से लेकर आएंगे, रूस से लेकर आएंगे, क्योंकि हम संप्रभु हैं। हमें लोग एक लोकतांत्रिक सरकार है और हम संप्रभु हैं, इसलिए हम रूस से जाके ला सकते हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ये होता है संप्रभु। अगर अमेरिका का प्रेशर रहता तो फिर हम नहीं ला पाते। अमेरिका कहता है हमसे खरीदो, तो हमें अमेरिका से खरीदना पड़ता। क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, संप्रभु सरकार हो, ये होता है हमारा स्टेट, राज्य होता है। और यहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए, और सरकार ऐसी जो नियमित ढंग से काम कर सके, एक सरकार भी होना जरूरी है। ये काम करें तो वो बनता है राज्य। अब राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनता है राज्य की जब लोगों में निष्ठा हो, लोग राज्य के प्रति, राज्य प्लस निष्ठा, विश्वास हो लोगों का राज्य में, और लोग कहें कि हम भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए मरने और जीने वाली जब बातें आएँ तब हम बोलते हैं राष्ट्र शब्द। अभी तो राज्य था, यहाँ राज्यों के लोगों की निष्ठा नहीं थी। अब यहाँ की जिसकी राज्य में अपनी निष्ठा ना हो, उसके लिए कोई भावनाएं ना हो राज्य के लिए, तो फिर मन करेगा यहाँ से जाके किसी देश और दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे। यहाँ से गए कनाडा की नागरिकता ले ली। अब हमारी निष्ठा नहीं थी इस राज्य में। निष्ठा होती तो हम भारत के साथ रहते। और जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, आर्मी का एक स्लोगन होता है कि जिएंगे भी देश के लिए, मरेंगे भी देश के लिए, कुछ भी हो जाए करेंगे इसी के लिए, जो भी है। ये होता है राष्ट्र के लिए निष्ठा होना। जब राज्य के लिए हमारी बात आ जाए, निष्ठा वाली बात आ जाए, तब बनता है हमारा राष्ट्र। बिना लोगों की, नागरिकों की निष्ठा के राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि नागरिक अगर निष्ठा ही नहीं तो भाग जाएंगे किसी दूसरे देश में, राज्य बचेगा ही नहीं। जब तक लोगों की निष्ठा ना होगी, इस देश में नहीं होगी, तब तक वो राष्ट्र नहीं बन सकता। लोगों की निष्ठा होना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रेम भाव है। लोग राज्य के लिए अगर प्रेम भाव है, लोग लगाव है अपने राज्य के प्रति, तो वो उसको बोलेंगे हम अफेरेंस होना, तो राष्ट्र बनेगा। ठीक, ये समझ में आया? आगे
अब संविधान क्या है? इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, राज्य से, राज्य क्या होता है उससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका प्रॉपर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, इसलिए आपको ये चीज़ें है, छोटा सा टॉपिक आपको लगेगा कि क्या बेकार की चीज़ बता रहे हैं, पर इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की प्राथमिक और सर्वोच्च विधि है, क्योंकि कानून ही है एक तरीके से संविधान। सारी जो शक्तियाँ होती हैं, सारी सरकारें, जो भी आएगा सारी की सारी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करेगा, चाहे वो सरकार आए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी शक्तियाँ संविधान से निकलेंगी। तो संविधान वास्तव में क्या है? एक तरीके से कानून ही है, क्योंकि सब कुछ लिखा है उसी में। और संविधान एक प्राथमिक विधि है, क्योंकि प्राथमिक क्यों? प्राथमिक इस मामले में क्योंकि आगे जो बनने वाले कानून हैं उनको सब ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे। संविधान में जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही बाकी के प्रावधान बनाए जाएंगे, इसलिए ये प्राथमिक विधि है, प्राइमरी लॉ है। बिना इसके, अगर इसको वायलेट करते हुए संविधान को हम कोई विधि नहीं बना सकते, संविधान के विपरीत खिलाफ कोई विधि नहीं बना सकते, इसलिए इसको बोलते हैं ये प्राथमिक विधि है। और प्राथमिक विधि का मतलब इसी से ही सारे काम किए जाएंगे संविधान से। पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बनाती है तो ध्यान में रखेगी संविधान को, बिना इसके नहीं बना सकती, जरूरत है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक विधि। तो संविधान क्या है? संविधान एक प्राथमिक और सर्वोच्च विधि है। हाँ, पूर्ण विधि कह सकते हैं, पर हर एक देश, हम जनरल बात कर रहे हैं, हर एक देश में पूर्ण विधि नहीं कर सकते। कई देशों में लागू ही नहीं हो पा रहा है संविधान। पाकिस्तान में बेचारा लागू नहीं हो पाता, म्यांमार में लागू ही नहीं हो पाता, लागू होता है दिन चला जाता है। तो पूर्ण विधि कई देशों के मामले में हम नहीं बोलते, अपने आप में पूर्ण है, इंडिया में पूर्ण है, इंडिया में कह सकते हैं। तो हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हम पूर्ण विधि लिखेंगे। आपको जब फाउंडेशन बैच पढ़ाई थी तब वहाँ पे मैंने लिखाया भी है, संविधान सर्वोच्च विधि है और ये प्राथमिक विधि है, साथ ही साथ पूर्ण विधि है, मैंने लिखा है वहाँ पे, कंप्लीट लॉ है। कंप्लीट इस मामले में क्योंकि इंडिया में उसका वायलेशन नहीं हो सकता, पर अन्य देशों में हो रहा है। अभी हम जनरल बात करें ओवरऑल पूरी पॉलिटी की। सर्वोच्च है, साथ ही साथ यह सरकार पे सीमाओं का, सरकार पर सीमाएं आरोपित करता है। सीमाएं आरोपित करता है। सीमाएं किस मामले में? कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ये बताता है हमारा संविधान। सरकार के, यानी कह सकते हैं कि सरकार के डूज और डोंट्स को डिसाइड करता है, यानी सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ये होता है हमारा सरकार के बारे में संविधान बताता है, यानी डूज और डोंट्स के बारे में। तो संविधान क्या है? सरकार के डूज और डोंट्स को भी डिसाइड करता है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं। फिक्स है कि सरकार के एक लिमिट है कि सरकार किसी भी नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन नहीं करेगी, फिक्स नहीं कर सकती, किसी भी नागरिक के अधिकारों को नहीं छीन सकती। छीनेगी तो हम, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 32 है, 32 के तहत सीधे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ये किस पे? सरकार के ऊपर सीमा है। आर्टिकल 32 सरकार के ऊपर सीमा है, आधारभूत ढांचे की संकल्पना सरकार के ऊपर सीमा है। सरकार क्या करेगी? सरकार अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए संविधान उनके ऊपर सीमाएं आरोपित करता है। ठीक, ये संविधान के बारे में कुछ चर्चा है। एक प्राथमिक विधि है, सर्वोच्च विधि है, साथ ही साथ सभी संस्थाएं संविधान से ही शक्तियां ग्रहण करती हैं। ये है हमारा संविधान। संविधान क्या है? तो संविधान अगर कोई पूछे, इसी बात को मैंने जो हमारी फाउंडेशन बैच होती है उसमें मैं लिखा देता हूँ प्रॉपर। अब अगर लिखना हो तो इसको क्या बोलेंगे? संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च और प्राथमिक विधि है। संविधान सरकार पर सीमाएं आरोपित करता है तथा यह बताता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, अर्थात संविधान सरकार के डूज और डोंट्स को डिसाइड करती है। साथ ही साथ देश की सभी संस्थाएं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, सभी संविधान से ही अपनी शक्तियां ग्रहण करते हैं
और संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो है जनता। सब संविधान की संस्थाओं, सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब संविधान में तो शक्तियाँ लिखी है, बिना उनके काम नहीं को कर सकता। सरकारी संस्थाएं सारी की सारी आएंगी, साथ ही साथ क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं भी देश में ही काम कर रही हैं, देश में ही काम कर रही हैं, वो भी कानून के अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं, कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। उसके लिए कानून बना है, कंपनी एक्ट 2013 का हमारा बिल्कुल, उनके लिए भी अधिकार संविधान से है। तो कोई भी संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। सभी संस्थाओं की बात की है, सरकारी हो, प्राइवेट संस्थाएं भी दूसरी जगह नहीं जाकर काम कर सकती। जो विदेशी कंपनी भारत में आएगी वो भी संविधान की सीमाओं में रहकर ही काम करेगी, इसके लिए भी अलग से एक्ट है। वो देश में चाहे प्राइवेट संस्था हो, उसको उसके लिए, क्योंकि कानून तो बनाए जाएंगे ना, और कानून बनेंगे किससे? संविधान से, क्योंकि संविधान प्राथमिक विधि है। जो विधि प्राथमिक है, सारी विधियां इसी प्राथमिक विधि से आगे बनेंगी, इसलिए उनके लिए भी अलग से कानून बनाया जाएगा। कानून है हमारे, कानून बनाए, कंपनी एक्ट है, कोई भी आएगा इसके तहत रजिस्टर हुई, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी नहीं चला सकते, ये फिक्स है। इसके बाद संविधानवाद क्या है? संविधान तो बता दिया, संविधानवाद से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। संविधानवाद अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। एक तो होता है संविधान। अब संविधानवाद है कि जो सरकार है, जो भी है, वो अगर संविधान के अनुसार काम करे, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अगर सरकारें काम करती हैं तो हम उसको कहते हैं संवैधानिक सरकार। संविधान के अनुरूप काम करने वाले जितने भी हैं, लेकिन इसके लिए कंपलसरी एक प्रोविजन है कि संविधान के अनुरूप वही काम कर सकता है। जब तक लोकतंत्र नहीं है तब तक कोई भी सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर सकती। बिना लोकतंत्र के संविधानवाद स्थापित नहीं हो सकता। बिना लोकतंत्र के संविधान तो हो सकता है, क्योंकि संविधान का मतलब है नियमों का पूरा एक बाइंडिंग मान लीजिए, नियमों की पूरी किताब, बुक मान लीजिए। हर देश में बिना नियमों के कोई भी, चाहे वो लोकतांत्रिक हो ना हो, सऊदी अरब में भी तो कोई ना कोई कानून के लिए कोई ना कोई कोडिफाई करके एक रखा होगा। संविधान तो वहाँ भी होगा, हर देश में। बिना कानून के कोई काम कर ही नहीं सकता देश। कानूनों का पूरा एक नियम ही तो संविधान है। कानूनों की पूरी एक बुक मान ले तो वो संविधान है। हर देश में संविधान हो सकता है, लेकिन संविधानवाद वहीं होगा जहां लोकतंत्र होगा। बिना लोकतंत्र के संविधानवाद काम नहीं कर सकता। और संविधान हर एक देश में हो सकता है, और लोकतांत्रिक देश में तो संविधान कंपलसरी है ही है, लेकिन संविधानवाद केवल और केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाएगा। क्वेश्चन आया था, पूछा था कि संविधानवाद के लिए की पॉइंट क्या होंगे, उसमें लोकतंत्र का पॉइंट मिसिंग था। लोकतंत्र वाला पॉइंट था, लोगों को लगा कि लोकतंत्र जरूरी नहीं है, गलत हो गया। लोकतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधानवाद का। बिना लोकतंत्र के संविधानवाद लागू नहीं हो सकता, क्योंकि संविधानवाद का मतलब है सरकार सीमाओं में रह के काम करे, और सीमाओं में तभी रहेगी जब उसको डर होगा कि अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। सरकार को डर होगा तभी तो चीज़ें ढंग से करेगी। अब डर है ही नहीं, बिना लोकतंत्र के तो संविधानवाद लागू कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें होती हैं। जब जैसे अब सऊदी अरब जाइए, कतर जाइए, ओमान जाइए, वहाँ राजशाही है, वहाँ के अभी भी किंग होते हैं। अब किंग हैं तो उनको डर तो है नहीं, क्योंकि उनको पता है सत्ता में रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता, ये फिक्स है उनका। जब ये चीज़ उनको पता है, फिक्स है, इसलिए वहाँ पे भी संविधान है, लेकिन संविधानवाद लागू नहीं है। हमारे यहाँ संविधानवाद है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सरकारें सीमाओं में रह के काम करती हैं, जहाँ नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाता है। संविधानवाद क्या है? जब सरकारें संविधान की सीमाओं में रह के काम करें। तो वो होगा संविधानवाद। साथ ही साथ संविधानवाद का एक मेन जो की पॉइंट है वो होना चाहिए लोकतंत्र। यानी संविधानवाद केवल और केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाएगा, ये फिक्स है। लोकतंत्र के लिए जरूरी क्या है कि एक नियमित समय अंतराल पर चुनाव होते रहने चाहिए। अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर लोकतंत्र कैसा? लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज़, जनता का मतलब नहीं। और जो संविधान है वो शक्तियाँ किससे ग्रहण कर रहा है? जनता से। क्योंकि हमने संविधान में शुरुआत में जब प्रेम्बल भी पढ़ेंगे, लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब सारी शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग हैं तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान शक्तियाँ किससे ले रहा है? नागरिकों से। इसलिए जनता सर्वोच्च है, ठीक है। पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है, और उससे सर्वोच्च है जनता। ये
तो जनता सर्वोच्च, इसलिए संविधान में पहली लाइन यही लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसलिए संविधान सर्वोच्च है और यहाँ की जनता सर्वोच्च है। अब अगर क्वेश्चन आए कि कौन सर्वोच्च है, पूछा जाए तो संविधान ही सर्वोच्च होगा, क्योंकि जनता ने अपनी शक्तियां संविधान को दे दी, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। ये चीज समझ में आ गई। सरकारें संविधान की सीमाओं में रहकर काम करें तो होता है संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब, सीधा मतलब अगर लिख के आ जाए कि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सीमित सरकार का मतलब। आपसे पूछा जाए सीमित सरकार का मतलब क्या है, सीमित सरकार का मतलब, ये क्वेश्चन ही यही आया था, सीमित सरकार का क्या अर्थ है। तो उसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कि जो संविधान की सीमाओं में रहकर काम करे, प्रतिबंधों के अधीन सरकार हो, लिमिटेड गवर्नमेंट, वो होती है सीमित सरकार, जो संविधान की सीमाओं में रहकर काम करे। संविधान की सीमाओं से रहकर बाहर तो फिर अभी म्यांमार में शासन चल ही रहा है, वहाँ की अभी सत्ता में जो तख्ता पलट हो गया और वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटा के अब सैन्य शासन वहाँ पर है। सैन्य शासन संविधान की सीमाओं में रहकर काम नहीं करता, सैनिक शासन आएगा, अपनी मनमर्जी से काम करेगा, तो फिर वहाँ पे संविधानवाद नहीं है। संविधान होगा लेकिन संविधानवाद नहीं है। ठीक, ये कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। तो संविधानवाद भी तो ये कि संविधान की सीमाओं में, हाँ सही है, सीमित सरकार भी, लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि जो सरकार होगी वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगी। जब सरकार संविधान के हिसाब से बन रही है तो सरकार भी सीमाओं में रहकर ही काम कर सकती है, क्योंकि वो संविधान के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, और संविधान के अनुसार अगर सरकार चल रही है तो वो फिर होगी लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतंत्र का पहला और मेन जो ऑप्शन होता है कि नियमित अंतराल पर चुनाव होना जरूरी है। अगर चुनाव हो ही नहीं रहे, दिखावे के लिए चुनाव करा दे रहे, जैसे चीन में क्या होता है कि दिखा देते हैं कि चुनाव हर 5 साल में कराते हैं, एक ही पार्टी करा लो चुनाव, वोट तो उसी को दोगे जाके। उसमें ये होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, लोग, हाँ, वही ऑप्शन ही है, आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। अब जाइए, तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब सरकार कहेगी क्योंकि जनता ने सब सर्वमत से चुना है, दूसरी पार्टी का ऑप्शन कोई दे दो। तो अगर एक चीज़ और कही जाए, देखिए एक चीज़ और कही जाए तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास, जनता के पास चुनाव में भी मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन दे दी, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। तो लोगों के पास विकल्प होने चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी है एनसीईआरटी में आपकी, और ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछता है यूपीएससी। अगर एनसीईआरटी किसी ने ढंग से पढ़ी तो बता देगा लोगों के पास विकल्प भी होने चाहिए। अगर चुनाव हो रहा है, विकल्प दो। केवल मोदी जी ही चुनाव में आ जाएंगे, फिर हम चुनेंगे किसको? ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। तो अब ऑप्शन है नहीं, तो फिर बाद में कहें कि नहीं यही सर्वसम्मति से जनता ने सरकार को चुना है, तो ये ऑप्शन नहीं रहता। साथ ही साथ चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चंडीगढ़ जैसा चुनाव नहीं होना चाहिए, मेयर का चुनाव, वो बैलेट पेपर कैमरे में देख के इसको निशान लगा रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा है, बहुत घटिया तरीका है लोकतंत्र के ऊपर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने संज्ञान में लिया था और उनको हटा भी दिया है पद से। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। जब जब सरकारें कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हैं, सुप्रीम कोर्ट बताता है कि आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा करिए कि लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बना रहेगा, चाहे सरकार कितनी भी नीचे क्यों न गिर जाए। सरकारों का काम ऐसे है, सरकार हमेशा चाहती है जिसको एक बार सत्ता मिल गई क्यों छोड़ेगा, वो मन ही नहीं करता उसको छोड़ने का। वो ईवीएम में भी घोटाला कर देगा, जहाँ मन करे गड़बड़ करेगा ही करेगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, वो अधिकारी अपना बिठा देगा, करो। वो काम ऐसे होता है, सरकारें सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहती। इसलिए जरूरी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का गठन इसलिए किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की संविधान की सीमाओं में रहकर सरकार काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस लगाए, ध्यान दे कि सरकार कुछ गलत तो नहीं कर रही। सरकार गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार गलत काम कर रही, खत्म कर दिया गया। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन का चुनाव था, हटा दिया गया। तो ये सारी निरस्त कर दिया गया, ये काम थे। तो लोगों के पास कम से कम विकल्प होने चाहिए, अकेली नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है जो यहाँ बता रहे हैं। एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, क्लास 9th के टॉपिक्स हैं। ये हो गया आपका संविधानवाद। ठीक, इसके बाद संविधान के परिचय की चर्चा, हेडिंग डाल लेते हैं। आई थिंक टाइम ज़्यादा ना हुआ हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। क्लास में एक्चुअली पता नहीं चलता, सॉरी। संविधान का परिचय, संविधान का परिचय मतलब अभी आपको बताना है कि संविधान 2-4 लाइन लिख लीजिए, फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे कल पढ़ लेंगे। संविधान में कितने भाग थे अभी वर्तमान में, इधर लिख लीजिएगा। ये वर्तमान का लिख रहे हैं और ये मूल संविधान का लिख रहे हैं।
जब संविधान बना था उस समय ये कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और अभी कितनी है, और अनुच्छेद कितने? ठीक, अभी कितने भाग हैं बताएगा कोई? 25 भाग हैं। पहले कितने थे? अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां, पहले 8 थी, और अनुच्छेद 460 के ऊपर निकल गए, क्योंकि छोटे छोटे कुछ ना कुछ ऐड ऑन किए जाते रहे। वो हमेशा बदलते हैं, जब भी संसद का सत्र होगा कुछ बदल दिए जाएंगे। तो लगभग 460 से प्लस मान के चलिए 460 के ऊपर है। और पहले कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अच्छा, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। संशोधन होता रहे, 12 अनुसूचियाँ। और ये अब इसमें जुड़ा कौन कौन सा है? अनुसूचियों में अलग से 8 थी, तो बाद में कौन कौन सी जुड़ी? 9वीं अनुसूची कौन सी थी? 10वीं अनुसूची कौन सी थी? 11वीं और 12वीं। 10वीं अनुसूची तो बता ही दिया, दल बदल से संबंधित थी। दल बदल नहीं, क्या ना उसका, हाँ, दल बदल से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची आपका था कि कोई भी विधियों का विधिमान्यीकरण से मतलब है कोई भी ऐसा लॉ अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायालय उसका रिव्यू नहीं कर सकता। 9वीं अनुसूची लाई गई थी। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आपको पता ही है, हमारी पंचायतों से रिलेटेड है ये, और ये हमारी नगर पालिकाओं से। बाकी अनुसूचियों के बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे। आपको यही याद हो जाएंगी, बस आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, वो है ही ऐसा। और मैं पढ़ाता ही नहीं इसलिए उसको, मैं कभी नहीं पढ़ाता क्लास में, फाउंडेशन बैच में नहीं पढ़ाता वो, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक हिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे और मुझे PDF से देख के पढ़ाने में बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट पूरा लिख ही देता हूँ। मुझे एक एक पॉइंट, एक एक प्रोविजन पता है संविधान का, मैं एक साथ एक एक चीज़ लिखता जाता हूँ, मैं कभी नहीं वापस पलट के देखता हूँ। मज़ा आएगा अभी अगली क्लास में, और मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेंगे हर एक चीज़ अच्छे से चलेगी। ठीक, चलिए ऑनलाइन अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए। साथ ही साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है और मीमांसा का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप की लिंक भी, साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी, तो उसको आप टैप करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसको छोड़िए, आगे चर्चा करते हैं। चलिए, थैंक यू ऑल।